नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। 87th अमेंडमेंट 2003, 88th अमेंडमेंट 2003 और साथ ही साथ 89th अमेंडमेंट 2003। तीनों अमेंडमेंट लगभग एक ही साल में हुए थे। जानेंगे एग्जैक्टली तीनों अमेंडमेंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। 87 88 तो हम जल्दी से सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए इसमें नहीं हैं। हमारे लिए 89th अमेंडमेंट काफ़ी खास है क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और किस तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है। आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे आप मुझे अदरवाइज फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 87 अमेंडमेंट 2003 की। देखिए कुछ खास नहीं था, फंडा बस यही था। 1991 जो है, अगर आप आर्टिकल 81 को देखें, आर्टिकल 82 को देखें, तो यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जा रही थी, सेंसस की बात की जा रही थी, तो 1991 के फिगर्स की बात की जाती थी। इसे सब्स्टिट्यूट करके 2001 किया गया क्योंकि रीज़न कहीं न कहीं हमारे लिए था डिलिमिटेशन को कंडक्ट कराना। आपको याद होगा 2004 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठी थी जिसकी रिपोर्ट 2009 में इम्प्लीमेंट हुई, कुलदीप सिंह कमीशन थी। इस कमीशन ने लगभग देश की 484 सीट्स को डिलिमिट करने की बात की और जिसे 2009 में हमने इम्प्लीमेंट भी किया। बाकी सीट्स नॉर्थ ईस्टर्न की थी, ट्राइबल्स की थी, उसको डिलिमिट नहीं कराया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। तो फंडा बस यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को इम्पैक्ट देने के लिए और रीसेंट डेटा को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2001 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया था। बस इतना ही इस कमीशन का है। तो रिफिक्स करनी थी नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। पॉपुलेशन का प्रॉपर बाइफरकेशन करना था जिससे कि जो डिलिमिटेशन है देश में वो ठीक से किया जा सके। तो याद रखिएगा, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन थी जस्टिस कुलदीप सिंह के अंडर, और अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन 2019 से बैठी है जस्टिस रंजन के अंडर, वो है फिफ्थ डिलिमिटेशन कमीशन। तो अभी तक 5 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। आगे चलते हैं 88th अमेंडमेंट 2003। अगेन कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं थी। यहाँ पे कुछ सर्विस टैक्स के बारे में था कि कैसे यूनियन जो है उसको लिवाई करेगी और उसको यूनियन और स्टेट मिल के कलेक्ट करेंगे ना। तो टैक्सेस ऑन सर्विस शैल बी लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टैक्सेस जो है अप्रोप्रिएट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स, जैसे ऐसे इस मैनर में प्रोवाइड किया गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फिजिकल फेडरलिज्म की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइफर्केशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात यहाँ पे की गई थी। तो 268A में क्योंकि सर्विस टैक्स उस समय इम्प्लीमेंट किया गया था, इसलिए सर्विस टैक्स के लिए हमें एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना ज़रूरी था। याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेट करता है, यानी जो टैक्सेस के डिवीजन के, टैक्सेस के बाइफर्केशन से रिलेट करता है, अगर सरकार को कोई नया टैक्स इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और उसी अमेंडमेंट के थ्रू टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसे इफेक्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ कि फेडरल फीचर्स जो हैं वो यही कहते हैं कि भैया सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स का बाइफर्केशन होना है, डिवोल्यूशन होना है। इसके लिए ऑलरेडी 280 में फाइनेंस कमीशन हमारे पास है। लेकिन ये फाइनेंस कमीशन कैसे वर्क करेगी? फाइनेंस कमीशन भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव्स के साथ वर्क करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिकमेंडेटरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी और अकॉर्डिंगली उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फंडा बस यही था कि सर्विस टैक्स के बारे में बात करनी थी, इसलिए सर्विस टैक्स को, बाइफर्केशन को, इम्प्लीमेंटेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को यहाँ पे 268A को लाया गया 88th अमेंडमेंट के द्वारा। और यहाँ से फिर बात की गई कि देखो, सेंटर जो है वो सर्विस टैक्स लगाएगा, स्टेट और सेंटर उसको मिलके कलेक्ट करेंगे और फाइनली दोनों उसको यूज करेंगे। तो इस तरह से सर्विस टैक्स का जो मैकेनिज्म है लाया गया था। बाद में उसको 2017 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। यहाँ पे जीएसटी का जो टर्म्स एंड ऑफ रेफरेंस है वो इंसर्ट किए गए। आगे चलते हैं 89 अमेंडमेंट के लिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इंसर्ट की गई। 338A को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब 338 में हमने क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चलती आ रही थी 338 में, लेकिन ट्राइब्स को लेके काफी क्राइसिस हो रहा था। तो ट्राइब्स के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ा। आपको याद होगा 338B भी इंसर्ट किया गया था 2019 में। उसको अभी हम डिटेल में आगे के अमेंडमेंट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? 338A को डिस्कस करना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को डिस्कस करना है। ये कमीशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लाई गई, इसे कहा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। देखिए, किसी चीज को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल जाती है तो उसके पास ज्यादा टीथ आ जाते हैं, उसकी वर्किंग ज्यादा बेटर हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो ऑपरेट होती है, तो चीजें, स्थिति जो है वो बेटर होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो है इस कमीशन को लेके आई।
कमीशन में एक चेयरपर्सन रखेगा, वाइस चेयरपर्सन रखेगा और 3 अदर मेंबर्स रखेगा। इनकी सर्विस टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट समय-समय पे डिफाइन करेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इन कमीशंस के सर्विस को, टेन्योर को, मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को कैसे करना है, ये समय-समय पे डिफाइन करेंगे। इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, याद रखिएगा। और कमीशन के पास पावर है कि वो कुछ-कुछ चीज़ों में काम कर सकते हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं, वो क्या ड्यूटीज़ हैं? जितने भी मैटर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना। कौन से मैटर्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिलेटेड मैटर्स को, ठीक है? कि उनको लीगल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, उनको सेफगार्ड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। उनके राइट्स अगर डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर उनका करना है ट्राइब्स का, तो रिकमेंडेटरी नेचर भी है इस कमीशन के पास कि सरकार को बता सकती है कि एसटीज़ के लिए आप ये पॉलिसीज़ लेके आओ, वो पॉलिसीज़ लेके आओ। प्रेज़िडेंट को समय-समय पे सेफगार्ड्स बता सकती है अगर प्रेसिडेंट पूछे कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। रिपोर्ट्स भी अपनी देगी जिसमें रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि यूनियन को या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को, लेट अस से कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल पॉलिसीज़ क्या लानी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी बातें ये बताता रहेगा। आइडिया बस ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, राइट्स एंश्योर और सेफगार्ड जो हैं ट्राइबल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। तो प्रोटेक्शन होगा, वेलफेयर होगा, डेवलपमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्राइबल कमीशन जो है वो काम करे या जिसके लिए ट्राइबल कमीशन काम करेगी। प्रेसिडेंट इनकी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में भेजेंगे, ठीक है? पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होगी। रिकमेंडेटरी नेचर है वैसे तो, पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी यही है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कहीं न कहीं एक वेट रखती हैं। ये बॉडीज़ जो हैं वेट रखती हैं। कोई भी इश्यू होता है तो लोगों के पास एटलीस्ट ये है, ट्राइबल्स के पास, कि हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास गए हैं। हम उस बॉडी के पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं। तो संवैधानिक शक्तियों के चलते हमारा कुछ तो भला होगा ही होगा। तो इसी के चलते हमने पहले एससीज़ की जो बॉडी थी वो ऑलरेडी चलती आ रही थी, फिर एसटी की थी और अब हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक सेगमेंट क्रिएट किया है। तो इस तरह से इसके पास, अच्छा दूसरी बात है, पावर्स अपनी बातें मनवाएगी कैसे, है ना? कमीशन ने कह दिया, किसी को डायरेक्शन दे दिया ये करिए, तो कैसे पावर उसके पास रहेगी, क्या पावर्स रहेंगी? तो यहाँ पावर्स जो रहेंगी वो सिविल कोर्ट की पावर्स रहेंगी कि अपनी बातें जो हैं वो कैसे आपको रखवानी है। समन करना है, एनफोर्समेंट करना है, ठीक है? डिस्कवरी करनी है, प्रोडक्शन करना है किसी डॉक्यूमेंट का, कोई भी एविडेंस को आपको रिसीव करना है। उसके बाद कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी है, ठीक है? आपको रिक्वेशन करनी है, मतलब एसटी कमीशन को कोई भी पब्लिक कॉपी है, कोई भी सरकार का डॉक्यूमेंट, दस्तावेज चाहिए, वो मांग सकती है। एग्जामिनेशन कर सकती है विटनेसेस के, डॉक्यूमेंट्स के। प्रेसिडेंट को रूल्स बता सकती है कि भैया ऐसे ऐसे काम करिए, और मेजर पॉलिसीज में इंटरफेयर कर सकती है जो ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कमीशन का यहाँ पे गठन होना, और इस कमीशन की वजह से शेड्यूल ट्राइब्स की जो सिचुएशन है मानवता बेहतर होगी। तो इसी के चलते 89th अमेंडमेंट से हमने यहाँ पे इस कमीशन को रखा 338A के अमेंडमेंट के द्वारा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक, है ना? तो मिलते हैं 90th अमेंडमेंट में। आगे के कुछ अमेंडमेंट्स शेष रह गए हैं, कुछ लास्ट के अमेंडमेंट्स हैं, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।